welcome back. I hope you all are doing great. This is our question video and in this video we are going to complete chapter number 4 practical questions. हमारे पास टेस्टियल नॉलेज में 4 क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड अगर आपको किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है कंसेप्ट के लिए एज वेल एज इलस्ट्रेशंस के लिए आपने देखना है लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर 26 एंड लेक्चर नंबर 27। वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे एंड उनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे दैट इज इलस्ट्रेशंस। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है दैट आर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एक्स who was closing his books on 31st March 2022 को अपनी बुक्स को क्लोज करता है, failed to take the actual stock which he did ओनली ऑन 9th अप्रैल। उसने 9th अप्रैल को अपने स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन की है जबकि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च को क्लोज हो रहे हैं, विच इट वॉज असर्टेन बाय हिम टू बी वर्थ 2,50,000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31st मार्च को, उसने वेरिफिकेशन कब की है 9th अप्रैल को। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 31st मार्च को कौन कौन सी गुड्स थी जो उसके स्टॉक में थी उनको हम ऐड कर देंगे एंड जो गुड्स उनके उसके स्टॉक में नहीं थी बाद में ऐड हुई है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 31st मार्च के व्यू पॉइंट से ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9th अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है दैट इज 2,40,000 2,50,000। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 9th अप्रैल दैट इज 2,50,000। ये तो सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द कंपनी दैट इट वाज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। कि जिस दिन आपकी गुड्स डिस्पैच होती हैं, आपके गुड्स आपसे फिजिकली दूर होती हैं, आप उनको फिजिकली डिस्पैच करते हो, उसी दिन आप क्या करते हो उसको अपनी सेल बुक में एंटर करते हो। ठीक है, सेल्स को हम कब एंटर करते हैं ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। जबकि जो रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड हुई है दैट इज रिटर्न बुक में। जब हम रिटर्न्स को कब ऐड करते हैं जब गुड्स हमें एक्चुअल में रिसीव होती हैं। ठीक है, जब हम फिजिकली गुड्स को डिस्पैच करते हैं तब हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जब हमें एक्चुअल में गुड्स बैक रिसीव होती हैं, रिसीव बैक होती हैं, तब हम उनको क्या करते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि परचेजेस को परचेज बुक में कब एंटर किया जाता है व्हेन द इनवॉइसेस आर रिसीव। जब इनवॉइस रिसीव होता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी फिजिकल मूवमेंट हम नहीं देखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हमने ध्यान रखना है ड्यूरिंग द क्वेश्चन। डन। अभी हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है डेट सेल्स दी गई है 31st मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक दैट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो हमारी सेल्स है एज पर द सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में सेल्स कब जाती है जब हम उसको एक्चुअल में डिस्पैच करते हैं। तो जो भी सेल्स डे बुक में सेल्स है उसकी एक्चुअल मूवमेंट के बेसिस पर रिकॉर्ड हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने फिजिकली आपके पास से फिजिकली गुड्स गई हैं तभी ही वो सेल्स डे बुक में आई हैं। तो यहाँ पर हमारे से फिजिकली कितने गुड्स गई हैं 17,200 की सेल वैल्यू की गुड्स हैं जो हमारे पास से गई हैं। ठीक है, जिनका क्या हुआ है आउटवर्ड मूवमेंट हुआ है, ये हमारे पास से गई हैं। जबकि वो 31st मार्च को एग्जिस्ट करती थी, वो 9th अप्रैल के पहले हमारे से मूव हो चुकी हैं, वो हमारे स्टॉक में नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो हम क्या करेंगे उनको ऐड कर देंगे बिकॉज वो 31st मार्च को हमारे पास थी, तो हम उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हमारी गुड्स जो होती हैं सेल्स बुक में वो किस वैल्यू पे होते हैं सेल्स वैल्यू के ऊपर होती हैं, जबकि हमें उनको ऐड किस वैल्यू के ऊपर करना होता है कॉस्ट के ऊपर ऐड करना होता है। हमें क्या करना है सेल्स से कॉस्ट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ना एंड में बताया गया है दैट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33/3 ऑन कॉस्ट। ये चीज हमने डिस्कस की थी ड्यूरिंग द इलस्ट्रेशन, जहां पर एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कभी भी प्रॉफिट जो है वो आपको कॉस्ट के ऊपर दिया हो तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है ऑन सेल्स निकालना है। सेल्स में निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है 100 रुपीज है। अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपीज है एंड उसके ऊपर 33.33% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है कि 33.33 पर हमारे लिए क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज की अगर कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं 33.33 रुपीज का हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल में सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 133.33। अभी यहाँ पर इस डाटा को यूज करके हम क्या करेंगे हमारी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे हमारी परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है एज पर दिस 33.33 एंड जो सेल्स वैल्यू है डेट इज 133.33।
33 इंटू 100। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो, अभी इसकी कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33%, तो दिस इज 25%। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट आ रहा है तो उसका ऑन सेल्स कितना आएगा, 25%। तो इसका मतलब है कि जो ये 17200 की वैल्यू है इसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 17200 इसमें से 25% निकाल देंगे, डेट इज हमारे पास आ जाएगा 12,900। तो जहां पर हम क्या करेंगे, 12,900 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डेट इज 17,200, एंड उस पे हम क्या करेंगे 25% ऑन सेल, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने कहां पर करना था, हमने कॉस्ट के ऊपर सेल्स को रिवर्स करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से जितना प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज योर कॉस्ट, उसी को हम क्या करेंगे, हमारे स्टॉक वैल्यू में ऐड करेंगे, बिकॉज ये ऐसी स्टॉक थी जो हमारे पास 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था, बट बिकॉज हमने सेल कर दिया तो 9 अप्रैल वाले स्टॉक में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1 रिगार्डिंग द सेल्स। नेक्स्ट इज परचेज बिटवीन 31st March to 9th April as per the purchase day book are 1200. Out of these goods amounting 500 are not received. इस पॉइंट को ना आप ध्यान से समझना। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि आपकी जो परचेज डे बुक होती है, परचेज डे बुक, इस बुक में हम कब गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, जब हमें क्या मिलता है, उसका इनवॉइस रिसीव होता है। यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपको जब उसका, आपको एक्चुअल में जब गुड्स रिसीव होते तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सेल के केस में क्या है कि जब आपका डिस्पैच होता है तब उसको रिकॉर्ड करते हो, तो आपकी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड आपकी जो बुक वैल्यू है गुड्स की वो मैच होती है। ठीक है, मींस जिस दिन आपकी एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट हुई है गुड्स की, उसी दिन आपने अपनी सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड किया है। बट परचेज डे बुक में क्या करते हैं, परचेज डे बुक में वो इनवॉइस के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुई है या नहीं उस चीज को वो चेक नहीं करते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एज पर परचेज डे बुक के अकॉर्डिंग आपकी 1200 की गुड्स हैं, मतलब जिनका हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है, उसमें से उन्होंने बोला कि आपको 500 रुपीज की गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज की गुड्स ही रिसीव हुई हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने बोला है कि आपने वैल्यू निकालनी है फिजिकल स्टॉक की। ठीक है, अभी यहाँ पर पॉइंट समझो, आपने जब 9 अप्रैल को, जब आपने 9 अप्रैल को अपने गुड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैलकुलेशन की और आपने वेरिफिकेशन की, उस टाइम पे आपका 2,50,000 का क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। अभी उस 2,50,000 के स्टॉक में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 700 की गुड्स ही हैं जो उसमें इंक्लूडेड है। इस 2,50,000 में सिर्फ और सिर्फ 700 की गुड्स ही इंक्लूडेड है, बिकॉज 500 की गुड्स उस दिन तक नहीं आई थी जब तक आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही थी, तो वो उस 2,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है। तो कितना इंक्लूड है, 7 लाख। अभी ये जो 7 लाख है यही इंक्लूडेड है, तो इसको ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। माइनस क्यों किया, बिकॉज ये 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जब हमने 9 अप्रैल को स्टॉक वेरिफिकेशन किया तब ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसको हमने रिवर्स करना है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सिर्फ 700 को ही माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, बिकॉज बाकी गुड्स तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करी, यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करी, उसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। जो गुड्स इस दिन पे एग्जिस्ट कर रही हैं बट यहाँ पर नहीं थी, उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर 700 को ही माइनस किया गया। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, द गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च मंथ में जिन गुड्स को हमने इनवॉइस किया था, बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th April 2022 अमाउंटिंग टू 1000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो गुड्स को हमने इनवॉइस किया था मार्च में, वो हमें रिसीव कब हुई है, 4th April को। अभी यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट है कि आपकी परचेज डे बुक में कब उसको रिकॉर्ड कर दिया, हमने मार्च में रिकॉर्ड कर दिया। हमने परचेज डे बुक में उसको कब में रिकॉर्ड किया, मार्च में रिकॉर्ड किया, जबकि वो फिजिकली मार्च में हमें रिसीव हुई नहीं थी। वो हमें रिसीव कब हुई है, अप्रैल में रिसीव हुई है। तो इसका मतलब अगर हम फिजिकल स्टॉक की बात करें, फिजिकल स्टॉक के केस में वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो कब रिसीव हुई है, यहाँ पर 4th April को रिसीव हुई है, डेट इज आफ्टर 31 मार्च। तो उनको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, बिकॉज वो 9th April वाले स्टॉक में तो इंक्लूडेड है, बट वो 31 मार्च को उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, बिकॉज वो एज पर द परचेज
परचेज है बुक, हमने उसको रिकॉर्ड तो कर लिया बट उसकी फिजिकली गुड्स वो हमें रिसीव नहीं हुई थी, 31 मार्च के फिजिकल स्टॉक में वो नहीं थी, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, अगेन माइनस कर देंगे। तो जहां पर जो परचेजेस हुई है ड्यूरिंग द मार्च बट रिसीव हुई है आफ्टर मार्च, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस उसको इसलिए किया गया है बिकॉज उसकी फिजिकल स्टॉक जो है, उसका जो फिजिकल स्टॉक है दैट इज नॉट देयर ऑन 31 मार्च, एंड हमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फिजिकल स्टॉक निकालना है। फिजिकल स्टॉक उस दिन नहीं था, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें हमें तीन ही ट्रांजेक्शन्स थी। जो सेल थी वो बाद में हुई है, इसलिए उसको हमने ऐड कर दिया। जो परचेज थी वो बाद में हुई थी, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एंड जो गुड्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, इवन दो वो मार्च मंथ की थी बट वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनको भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मीन्स हमने बेसिकली क्या देखना है कि ऑन 31 मार्च कितने की गुड्स एक्चुअल में फिजिकली हमारे स्टॉक में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, यहाँ पर वर्ड फिजिकल स्टॉक की हो रही है, इसीलिए जहां पर वर्ड फिजिकल स्टॉक है, इसीलिए जहां पर हमने स्पेसिफिकली ये चीज का ध्यान रखा है कि फिजिकली कौन सी गुड्स हमें हमारे उस दिन एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती। दैट्स इट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिंक्ड हमने ऑलरेडी की इलस्ट्रेशन डिस्कस की थी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। दोनों में एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, बस वही पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे आपने बस उस सेंटेंस का ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस है या नहीं है, बाकी दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को पैरेलली सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है 31 मार्च 2022, राइट। अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 1 अप्रैल 2021, तो दिस इज द ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, राइट। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, परचेजेस दिए गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने गुड्स की वैल्यू, कितनी वैल्यू की गुड्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि कितनी वैल्यू की गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, जितने हमारे ओपनिंग स्टॉक में है, उसके बिना जितने हमने परचेज किया है और जितना हमने मैन्युफैक्चर किया है, तो ओवरऑल हमारे पास कितने की गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल, दैट इज 48,60,000। ठीक है, जहां पर 48,60,000 इन तीनों का प्लस करके आया। अभी यहाँ पर ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 में और दिस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये हमें उस क्वेश्चन में भी दी गई थी जिसमें उन्होंने बोला है कि दैट एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, मतलब कि जो ये ओपनिंग स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन जब हमने लास्ट ईयर की थी, द अमाउंट ऑफ 60,000 वाज रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 2 लाख। मीन्स जिस गुड को आपने 2 लाख में परचेज किया था उसमें से हमने ऑलरेडी 60,000 राइट ऑफ कर दिया है। तो एक तरह से हमारे पास कितने की वैल्यू की गुड्स अभी भी स्टॉक में है, डेट इज 1,40,000, राइट। एंड उसको हमने सेल किया है 1,60,000 में, तो यहाँ पर 1,60,000 में हमने 1,40,000 की गुड्स को सेल कर दिया, तो एक तरह से हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ गया इन गुड्स के ऊपर, 20,000 का। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, बट फॉर द बब ट्रांजेक्शन द ग्रोस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज 25% ऑन कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, बट उसके पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन नंबर 8 में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहां पर ना उन्होंने लिखा था बारिंग दी अबब ट्रांजेक्शन, वहां पर स्पेसिफिकली ये चीज वर्ड बोला गया था बारिंग। बारिंग का मतलब क्या है कि आपने जो ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है इसको आपने एक्सक्लूड करना है। तो इसीलिए वहां पर हमने क्या किया था, जहां जहां पर भी वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का फैक्ट जा रहा था वहां वहां से हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया था। जहां पर जैसे यहाँ पर ओपनिंग में उसका फैक्ट था तो हमने क्या किया था, जैसे जैसे 60,000 हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, पेंडिंग जो 1,40,000 है वहां पर हमने इसमें से माइनस किया था, एंड सेल्स वैल्यू को हमने सेल्स में से माइनस किया था। यहाँ पर हम इसको माइनस नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस नहीं किया। तो दोनों क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे आप ध्यान रखना कि आपको एग्जाम के टाइम पर भी आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट कैसे दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम इसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे कि हम नीचे वाली जो एडजस्टमेंट है उसको भी कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अभी यहाँ पर हमने इसको बोला था कि दिस इज योर अबनॉर्मल आइटम, इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, एज अ नॉर्मल आइटम। इसके ऊपर हम सेपरेटली सारी कैलकुलेशन करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टोटल स्टॉक है दैट इज 4
48,60,000 का स्टॉक है, दैट इज द गुड्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने कितने की सेल एक्चुअल में की है। तो यहाँ पर देखो आपकी सेल कितने की हुई है, आपकी सेल हुई है 52,20,000। तो यहाँ पर आपकी जो सेल है, सेल इज 52,20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि इस सेल में आपके ऑलरेडी 1,60,000 की सेल ऐसी है जो अबनॉर्मल आइटम्स के ऊपर बेस्ड है। तो जहां पर हमारे पास जो 52,20,000 है, इसमें से सबसे पहले हम अबनॉर्मल जो सेल हुई है उसको हम माइनस करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर हमारी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो सेपरेट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 52,20,000 माइनस 1,60,000, दिस इज 50,60,000। तो दिस इज द सेल ऑफ नॉर्मल आइटम। ये जो है वो नॉर्मल आइटम की सेल है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो जो प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड जो 1,60,000 है, इसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1,40,000 थी, जो हमने 1,60,000 में सेल कर दिया। तो जहां पर हमें डायरेक्टली गिवन है कि आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करके देखना है कि कितना प्रॉफिट निकलता है। एंड जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम सेल वैल्यू में से माइनस करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, कि कितनी कॉस्ट की गुड्स को हमने एक्चुअल में सेल किया है। अभी यहाँ पर आप ये समझो कि सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 25% ऑन कॉस्ट। अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 100 रुपीज अगर आपकी कॉस्ट है, उसके ऊपर 25 का प्रॉफिट है, तो आपकी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,01,25। तो जहां पर आप अगर इसको करोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सेल वैल्यू इनटू 100। तो आप क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाय 125%, तो दिस इज 20%। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज 20% ऑफ सेल्स। तो हमें प्रॉफिट कितना कंसीडर करना है, 20% ऑफ सेल्स कंसीडर करना है। अभी यहाँ पर हमारी सेल कितने की आई थी कैलकुलेशन करने के बाद, 50,60,000। तो इसके ऊपर ये जो अमाउंट है 50,000, 50,60,000, इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉफिट निकालते हो तो दिस इज 50,000, 50,60,000, इसका 20%, तो दिस इज 10,12,000। 10,12,000 का आपका नॉर्मल आइटम्स के ऊपर प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट आपका अब नॉर्मल आइटम्स के ऊपर है, तो दोनों का टोटल करके कितना आ गया, 10,32,000। तो दिस इज अ प्रॉफिट जो आपको ओवरऑल हुआ है। अभी आपकी टोटल सेल कितने की है, 52,20,000, वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद उसमें से जितना प्रॉफिट हुआ है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास एक्चुअल में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो गुड्स को आपने सेल किया है वो कितने की कॉस्ट की थी। बिकॉज आपको यहाँ पर ऊपर पता है कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने की है, उसमें से आपने जितने की सेल कर दी वो आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो आएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। डन। अभी यहाँ पर इन्होंने वही कैलकुलेशन की है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैलकुलेशन कैसे आई है। क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। बट यहाँ पर आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वो जो बारिंग वाला सेंटेंस था वो यहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर डिफरेंट वे में कैलकुलेशन की है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको कैलकुलेशन डिफरेंट वे में मिलेगी, यहाँ पर आपको डिफरेंट वे में मिलेगी। जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को एक साथ प्रैक्टिस करना, बिकॉज आपको दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चल जाएगा एंड आपको एग्जाम के टाइम पर कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अभी यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, आपको बोला है दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, जो अभी तक हमने ना ही इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया, ना ही इसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट है। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या फिर कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, आपकी नॉलेज अप्लाई करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया गया है कि नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, 6 लाख हुआ है, आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000। तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपके पास है 6 लाख का, 6 लाख का प्रॉफिट है। एंड इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी है दैट इज रुपीज 3,75,000। डन। As on 31st March 2022. Now subsequently the following information was obtained from scrutinizing the books. हमें ये 5 ट्रांजेक्शन्स मिली हैं जिनके बेसिस पर हमने क्या करना है, इसका इफेक्ट देखना है। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज बोली है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक बताओ ऑन 31st March 2022 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर एंड।
मतलब क्या है कि इन ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट डालना है, एंड इफेक्ट डालने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट आता है और कितनी एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक है उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज समझो कि आपके पास जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जितना आपका एक्सपेंस आप इंक्रीज करोगे, आप जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड जितना आप खर्चा कम करते हो उतना आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके ऑपोजिट होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, एंड जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इज अ बेसिक जो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि आपकी इनकम का और आपके प्रॉफिट का और आपके एक्सपेंसेस का क्या रिलेशन होता है। बस आपने इसी चीज को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रांजैक्शन नंबर 1। उन्होंने बोला है दैट द purchases for the year including 15,000 paid for the new electric fitting for the shop। सबसे पहले जो जो न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है दिस इज द फिक्स एसेट, बिकॉज अगर आप एक बार इलेक्ट्रिक फिटिंग करवा लेते हो वो आपकी सालों साल चलती है, तो दिस इज द फिक्स एसेट। तो जिसको आपने क्या कर दिया, परचेज की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया। अभी आप अगर इसको रिमूव करोगे तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपकी परचेज कम हो रही है तो आपका एक तरह से आपका एक्सपेंस कम होगा। अगर एक्सपेंस कम होता है तो उसके बदले में आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने स्टॉक की बात नहीं की। उन्होंने बोला है कि आपकी परचेजेस में इंक्लूड था, परचेजेस की वैल्यू को आप कम कर दोगे एंड उतने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट है, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है सबसे पहले। एंड सेकेंडली स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। तो दोनों में हम क्या देखेंगे, दोनों चीजों सारी की सारी ट्रांजेक्शन का दोनों स्टेटमेंट्स में हम इफेक्ट समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर लिखा है दैट इज 6 लाख। इसको हमने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा है, बिकॉज इनकम्स एंड गेन्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया। तो यहाँ पर ये 6 लाख हो गया। एंड आपकी जो स्टॉक की कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो रही है 3,75,000 से, बिकॉज आपको उन्होंने गिवन यही दिया हुआ है कि आपका स्टॉक जो है 3,75,000 का है एज पर 31 मार्च। अभी हमने ये ट्रांजैक्शन को उसके ऊपर फैक्ट देखना है। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो आपके प्रॉफिट को तो इंक्रीज कर रही है, वो उसका आपके स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, हमारे इनकम्स और गेन्स और प्रॉफिट जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण जितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। हनुमान गिव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर अभी उन्होंने क्या बोला कि आपने इस चीज की कोई एंट्री नहीं की है। जब हम एज अ फ्री सैंपल कोई भी गुड्स को देते हैं तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या पड़ती है, जो हमने जर्नल एंट्री वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया हुआ है कि जब आप फ्री सैंपल में देते हो तो आपकी एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करते हैं, एंड उसके अगेंस्ट हम परचेजेस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दिस इज अ बेसिक जो हमने जनरल में कवर किया था। अभी जहां पर जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है दिस इज योर एक्सपेंस, परचेजेस भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो एडवर्टीजमेंट के कारण आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड परचेजेस के कारण आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, एंड जब आपका एक्सपेंस डिक्रीज होगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इस ट्रांजैक्शन का आपके प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज एक साइड पे आपका एक्सपेंस इंक्रीज भी हो रहा है एंड दूसरी साइड आपका एक्सपेंस डिक्रीज भी हो रहा है। तो इन्होंने दोनों साइड इसका इफेक्ट डाला है कि आपकी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। जब प्रॉफिट और गेन्स डिक्रीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए इसको 40,000 को डेबिट साइड लिखा है। एंड उसके अगेंस्ट आपने फ्री सैंपल में दिया है तो आपकी परचेजेस भी कम हुई है, परचेजेस का बैलेंस कम हुआ तो आपका एक्सपेंस का बैलेंस कम हुआ, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दोनों साइड आपका 40,000 का इफेक्ट पड़ गया, बट इसका आपके स्टॉक के ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास। थर्ड वन इज इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैज बीन एंटर्ड ऑन 27th March 2022 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आपका एक कुछ इनवॉइसेस हैं गुड्स के जो कि 2,50,000 के हैं, जो कि हमने 27 मार्च को एंटर कर लिए हैं, बट उनकी गुड्स जो है वो स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपकी परचेज हो चुकी है,
आपने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर लिया, जहां पर कोई भी फिजिकल स्टॉक की बात नहीं हो रही, जहां पर नॉर्मली आप देखो कि अगर आपने कोई चीज को परचेज किया है तो आप उसको क्या करोगे, अपनी स्टॉक में इंक्लूड करोगे, बट यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे, उतने से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये आपने परचेज मार्च मंथ की थी जो कि स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं थी। पहली चीज तो ये। उसके बाद हमने ना इसी चैप्टर के कंसेप्ट लेक्चर्स में देखा था कि जब आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, आपका जब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है, क्लोजिंग स्टॉक जब इंक्रीज होता है उस केस में हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करते हैं उस केस में प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, तो उसी वैल्यू से हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक की वजह से हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड पर डालते हैं, जब हमारा क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। डन। तो यहाँ पर आपके क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर आप इसका फैक्ट, इस ट्रांजेक्शन का फैक्ट आपके दोनों साइड पड़ेगा, आपका स्टॉक भी इंक्रीज होगा एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, दैट इज ऑन इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर द अप्रैल। मार्च की सेल्स को आपने अप्रैल में रिकॉर्ड किया है, हम कब का चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं मार्च का। तो मार्च की सेल को आपने अगर अप्रैल में रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब क्या है कि आपने मार्च की सेल को मार्च में रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब आप सेल्स को रिकॉर्ड करते हो, सेल्स आपके लिए एक इनकम होती है, और इनकम जब इंक्रीज होती है उससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 लाख को आपकी 2 लाख से आपके प्रॉफिट को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी जो सेल्स है 2 लाख की, उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसका स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, दैट गुड्स कॉस्टिंग 75,000, 75,000 के गुड्स हैं जिसकी कॉस्ट 75,000 है, are sent on sale or return in the March 2022 at a margin of profit of 33 1/3 on the cost। इसकी हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी देखी हुई है, तो हम यहाँ पर सिंपली कर लेते 33.1 33 डिवाइडेड बाय 133.33%। तो अगर आपका यहाँ पर ऑन कॉस्ट 33.33% बन रहा है, तो ऑन सेल्स कितना बन जाएगा, दिस विल बी 25% ऑन सेल्स। तो यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना है, 25% ऑन सेल्स, पहली चीज। अभी यहाँ पर आप समझो कि आपको गुड्स की कॉस्ट दी गई है 75,000, जिसको आपने सेल्स और रिटर्न बेसिस पर मार्च में सेंड किया था। दो अप्रूवल वाज गिवन इन द अप्रैल, अप्रैल में आपको अप्रूवल मिल चुकी है, दीज वर टेकन एज सेल्स ऑन इन द मार्च। हमने ये चीज ना ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है कि आप जब किसी भी गुड्स को जब आप सेंड करते हो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, तब आप उनको तब तक सेल्स कंसीडर नहीं करते जब तक उनकी अप्रूवल नहीं आती। या तो आपकी अप्रूवल आनी चाहिए, या फिर आपका पीरियड एक्सपायर होगा, तभी ही आप उसको सेल बुक करोगे। अभी उन्होंने क्या किया है, उनको अप्रूवल तो अप्रैल में आई है, बट उन्होंने सेल का बुक कर दिया, मार्च में बुक कर दिया, तो यहाँ पर आपकी सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी सेल कम होगी बिकॉज आपकी मार्च मंथ में तो वो सेल है ही नहीं थी, वो अप्रैल में सेल बनी है, मार्च में तो उसको आपने सिंपली रिकॉर्ड करना था एज अ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सेल अगर कम हो रही है तो उसका उसके साथ आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपकी सेल कम हो रही है तो उसके साथ एक इसका ना सेकंड इफेक्ट भी पड़ता है। जब आप किसी चीज को, लेट्स सपोज आपने कोई गुड्स को सेंड किया, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको हमने, अगर आपको इसका कंसेप्ट डिटेल में देखना है तो आपको लेक्चर नंबर 27 देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना रेलिवेंट है उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज समझो, यहाँ पर आप देखो कि जब आप किसी भी गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर सेंड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम सेल्स बुक नहीं करते, तब तक बुक नहीं करते जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलती, या फिर हमारा पीरियड, जो हमने पीरियड दिया हुआ है अप्रूवल के लिए, वो पीरियड एक्सपायर नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल कब दी है, अप्रैल में अप्रूवल दी है, अप्रैल में अप्रूवल दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस मार्च मंथ की सेल्स नहीं है, तो जब हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो एक तरह से हम उतनी वैल्यू से हमारे स्टॉक को भी कम रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने स्टॉक को उतनी वैल्यू से कम कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज उसको हमने एज अ सेल रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक उतनी वैल्यू से कम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना,
ठीक है, सेल्स को हमने रिवर्स करना है। सेल्स जब हमारी कम होते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ हम इसको सेल्स की वैल्यू में से कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा। सेल्स में हमने इसको कहां पर इंक्लूड किया होगा, 75,000 की इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट के ऊपर 33.33% डायरेक्टली उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, इसको हम जब ऐड करोगे तो दिस विल बी 1 लाख। तो एक तरह से आपकी जो 75,000 की गुड्स थी उसको आपने 1 लाख के ऊपर सेल्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी आपको सेल्स को कम करना है तो उतने से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो जहां पर हम इसको क्या करेंगे, 1 लाख को प्रॉफिट को कम कर देंगे, पहली चीज। बट सेकेंड इफेक्ट इसका ये भी पड़ेगा कि आपने उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया था, इसलिए आपने उसको स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टॉक में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्टॉक में भी ये ऐड होगा। तो स्टॉक में ऐड होगा तो नीचे हम स्टॉक वाली कैलकुलेशन में इसको ऐड कर देंगे, बट एट कॉस्ट करेंगे। सिमिलरली जितने से हमने स्टॉक को इंक्रीज किया, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जितने से हम स्टॉक को इंक्रीज करते हैं उतने से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 75,000 से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 5। अभी इसके साथ हमारा सारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अभी आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जहां पर आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इतना आ जाएगा एंड आपका स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 7 लाख। क्लियर है। आप ये पॉइंट को ना ध्यान से समझना, बिकॉज ये पॉइंट आपको एग्जाम में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि अगर आपने गुड्स को सेंड किया है अप्रूवल बेसिस पर, बट उसके ऊपर आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है, जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलती तब तक आप उसको सेल्स बुक नहीं कर सकते, तब तक आप उसको सेल्स बुक नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसको सेल्स की फॉर्म में बुक किया है तो वहां पर आपको ना डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी सेल्स कम करनी पड़ेगी, सेकेंडली उतनी वैल्यू से ही आप अपने स्टॉक को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो जहां पर आपका दो फैक्ट जाएंगे, एक तो सेल्स कम हो जाएगी एंड स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट के ऊपर भी इसका रिस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ेगा। डन। तो this was our question number 3. Now last question, that is question number 4. Again this is regarding the inventory taking concept. ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इवन इसको आप मार्क कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन को एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आप मार्क कर लेना, बिकॉज फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स थे। उसमें बस आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो एक सेंटेंस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी वो इलस्ट्रेशन के साथ मैच करता है। बट ये जो 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना जब आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2022। 23 जून को आपने फिजिकल वेरिफिकेशन की है एंड उस दिन की वैल्यू कितनी है, 48 लाख। एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर टेकन प्लेस बिटवीन 23 जून एंड 30 जून। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, जिसमें आपके पास आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन की एंड आपका ईयर एंड क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, दैट इज 30 जून को। पहली चीज तो ये। अभी यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, जहां पर हमने स्टॉक की वैल्यूएशन किया, दैट इज 23 जून, दैट इज 48 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो भी गुड्स आप इसके बाद परचेज सेल करोगे वो 30 जून तक की परचेज सेल को आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ट्रांजेक्शन आती है, दैट इज आउट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जो आपने गुड्स कंसाइनमेंट के ऊपर सेंड की है, उन गुड्स में से आपके पास गुड्स 2,40,000 की गुड्स अभी भी अनसोल्ड है। ये चीज हमने कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जब भी आप कोई गुड्स को कंसाइनमेंट बेसिस पर अपने एजेंट को सेंड करते हो, अगर आपके एजेंट के पास वो गुड्स पड़ी हैं तो वो आपकी ऑनरशिप में है गुड्स, तो आप उन गुड्स के ऊपर आपकी ही ऑनरशिप है। अगर आपकी ऑनरशिप है तो वो आपके इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। तो अगर अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो उसको हम अपनी इन्वेंट्री में ऐड करेंगे, दैट इज 2,40,000 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आया, परचेजेस हुई है 4 लाख की, वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। इसका क्या मतलब है कि आपने टोटल परचेज तो 4 लाख की थी, बट 30 जून तक उसमें से 1,60,000 की गुड्स इन ट्रांजिट है, तो आपके पास उनकी फिजिकल डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक के केस में क्या होता है, आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आपने फिजिकल स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, बट यहाँ पर वो फिजिकल वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने सिंपली देखना है कि कौन सी गुड्स आपकी ऑनरशिप में है, उनको आप अपने स्टॉक में ऐड कर दोगे, जो आपकी ऑनरशिप में नहीं है उनको हम ऐड नहीं करेंगे। तो 4 लाख की गुड्स आपने परचेज की है, जिसमें से इवन दो 1,60,000 की गुड्स इन ट्रांजिट है, देन भी वो आपकी ऑनरशिप में है, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने दोनों को सेपरेटली ऐड किया, 2,40,000 को सेपरेटली किया एंड जो ट्रांजिट में 160 की उनको सेपरेटली ऐड किया। आप डायरेक्टली भी दोनों को ऐड कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड वो आपकी ऑनरशिप में है, वो आपकी परचेज है, आपको उसको ऐड करना है।
क्लियर है? दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है एंड फोर्थ पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लेना एंड इसको हम साथ में रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि आपके पास 3,60,000 की 13,60,000 की आपकी सेल है, 13,60,000 की आपने सेल की है, जिसमें से गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंड ऑन अप्रूवल, जिसमें से हमने 3,20,000 के गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल की हैं, बट हाफ ऑफ दीज गुड्स आर रिटर्न बिफोर 30th जून। 30th जून से पहले ऑलरेडी हाफ गुड्स रिटर्न हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ गुड्स पर्सन ने क्या किया है, उसको अप्रूव कर दिया है। तो जितनी गुड्स आपकी अप्रूव हो चुकी है वो आपकी सेल में इंक्लूडेड रहेंगी, जो गुड्स उसने अप्रूव नहीं की है वो आपकी सेल में से माइनस हो जाएंगी। तो 1,60,000 की गुड्स ऐसी हैं जो आपकी सेल नहीं है, बिकॉज उसने रिटर्न कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी सेल में से माइनस करेंगे। 3,60,000 माइनस 1,60,000, तो दिस इज 12 लाख। तो एक तरह से आपकी जो एक्चुअल में सेल हुई है दैट इज 12 लाख। ये जो 1,60,000 है, दिस इज योर गुड्स जो आपने सेल में रिकॉर्ड किया था बट आपकी सेल नहीं थी बिकॉज वो रिटर्न हो चुकी है। अभी इसको कैसे ट्रीट करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में समझा था कि जब आपकी सेल नहीं होती तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स को रिड्यूस करते हो, आप सेल्स को कम करते हो एंड उसके साथ साथ आप अपने स्टॉक में क्या करते हो, उस आइटम को ऐड कर देते हो। तो स्टॉक में हम कहाँ पर ऐड करते हैं, स्टॉक में हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दिस इज 1,60,000 इज द सेल वैल्यू, दिस इज अ सेल वैल्यू, हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्लस 25%। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ऑन सेल्स निकालने के लिए, तो दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख लेना, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 वैसे, बट इसका क्या आएगा 125%, तो दिस विल बी 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स है, 25% ऑन कॉस्ट है। तो हमें क्या करना है, जो जो 1,60,000 है, इस वैल्यू में से हमने क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस कर देना है। प्रॉफिट को माइनस करने के बाद हमने इसको क्या करना है, कॉस्ट स्टॉक में ऐड करना है। सेल्स में तो हम सेल वैल्यू के ऊपर ही माइनस करेंगे, बट हमने जब स्टॉक में इसको ऐड करना है तो हम कॉस्ट के ऊपर इसको ऐड करते हैं। तो 1,60,000 में से अगर 20% आपका प्रॉफिट है, तो एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है इसकी, 1,28,000। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 1,28,000 को ऐड किया है। यहाँ पर क्लियर है? अभी हमारा लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट क्या है कि आपकी सेल हुई है दैट इज 13,60,000 की, जिसमें से आपकी एक्चुअल में जितनी सेल रिटर्न होनी थी वो हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 12 लाख है ये आपकी सेल है। सेल को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो, जब आपने परचेज किया तो आपने अपने स्टॉक को इंक्रीज किया तो आपने उसको ऐड कर दिया। अभी आपने जब सेल किया तो आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 लाख की आपकी सेल है, तो 12 लाख को आप इनर कॉलम में लिखोगे एज सेल्स, बिकॉज दिस इज अ सेल वैल्यू। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अभी जब आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो 12 लाख है ना, इसमें दो आइटम्स है, एक तो नॉर्मल है, एक अब नॉर्मल आइटम है। जो नॉर्मल आइटम्स हैं दैट इज आपके पास, देखो जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। जब भी आपको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हो कि ये पर्टिकुलर आइटम को हम हमारे पास इसकी इतनी कॉस्ट थी, इसको हमने इतने में सेल किया या फिर इतने प्रॉफिट के ऊपर सेल किया है, तो दैट इज योर अब नॉर्मल आइटम। एंड अब नॉर्मल आइटम आपके पास कितनी है, 1,20,000 की आपने सेल की है, जिसकी आपके पास कॉस्ट कितने की थी, 2,40,000। मतलब क्या है कि आपने इसको लॉस के ऊपर सेल किया। लॉस कितने का हुआ है, 1,20,000 का। तो आपने 1,20,000 के लॉस के ऊपर एक आइटम को सेल किया, दैट इज 1,20,000 की जो सेल हुई है दैट इज ऑन एट अ लॉस ऑफ 1,20,000। क्लियर है? अभी आपके पास टोटल सेल है 12 लाख की। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन की थी ना कि टोटल आपकी सेल है 12 लाख की, जिसमें से आपकी नॉर्मल आइटम की सेल हुई है जिसके ऊपर आपने लॉस कैलकुलेट कर लिया। जो बाकी आपकी सेल है डेट इज 12 लाख में से अगर आप 1,20,000 को माइनस करो तो दिस इज 10,80,000। ये जो सेल है इसके ऊपर आप नॉर्मल रेट लगाओगे दैट इज 20%। ठीक है? तो दिस इज 20%, दैट इज 10,80,000 इंटू 20% किया, दिस इज 2,16,000। क्लियर हुआ? तो दिस इज अ प्रॉफिट। अभी हमने क्या करना है, हमने अपनी जो टोटल सेल है उसमें से अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी कि कितने की गुड्स हमने सेल की है, उतनी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, हमारे टोटल स्टॉक में से माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास आ जाए कि हमने कितने का हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल सेल हुई है 12 लाख की, जिसके ऊपर आपने ओवरऑल 2,16,000 का प्रॉफिट लिया है, बट 1,20,000 का आपको लॉस भी हुआ है एक आइटम के ऊपर, जिसकी वजह से आपका 96,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है।
तो इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया, 96,000 आ गया। आपकी सेल वैल्यू थी 12 लाख, जिसमें से 96,000 का आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो बाकी जो है दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इतने की गुड्स आपने सेल किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपके पास नेट बचा है कि कितने का आपके पास स्टॉक बचा है, 44,64,000। क्लियर है? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पर बस आपको ये ट्रांजैक्शन को एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले आपको टोटल सेल दी हुई है। टोटल सेल आपके पास कितनी थी, टोटल सेल वाज 13,60,000, राइट। इस सेल में से कुछ गुड्स आपकी रिटर्न हो गई हैं, जो गुड्स रिटर्न हो गई हैं उसको आपने माइनस कर दिया, दैट इज आपने जब माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर कितना बचा, 12 लाख। तो दिस इज योर एक्चुअल में सेल। जो गुड्स रिटर्न हुई हैं, इन जो रिटर्न्ड गुड्स है इनका आपने इफेक्ट क्या डालना है, इसको आपने पहली बात तो सेल में से माइनस करना है, जो हमने माइनस कर दिया, बट इसको स्टॉक में हमने ऐड भी करना है। बट जब आपने ऐड करना है तो आपने कॉस्ट के ऊपर ऐड करना है, तो आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद इसको ऐड कर देना है स्टॉक में, दैट इज 1,28,000। डन। तो ये हमारा जो रिटर्न वाला पार्ट था, अप्रूवल वाला पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट आई थी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई थी दैट वाज कि जो 12 लाख की गुड्स है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो नॉर्मल, एक आपके पास आता है अब नॉर्मल। ठीक है। जो अब नॉर्मल वाली है उसकी सेल कितनी है, 1,20,000 की। तो अगर आपकी अब नॉर्मल वाली सेल 1,20,000 की है, तो जो नॉर्मल वाली सेल हुई है दैट इज 10,80,000 की। एंड जो अब नॉर्मल वाली सेल हुई है उसके ऊपर आपको कितने का लॉस हुआ है, ₹1,20,000 का आपको क्या हुआ है, जहां पर लॉस हुआ है। दिस इज योर लॉस। जबकि जो 10,80,000 है इसके ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज 2,16,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको प्रॉफिट हुआ है 2,60,000 का, 2,16,000 का, एंड आपको लॉस हुआ है दैट इज 1,20,000 का। तो लॉस में से प्रॉफिट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास नेट फिगर कितनी आई है, 96,000। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट ऑन टोटल सेल। इसको हमने क्या किया, सेल में से माइनस कर दिया, दैट इज हमारा जो 12 लाख है, एक्चुअल में हमारी सेल कितने के, 12 लाख की ही मानी जाएगी। दिस इज योर नॉट सेल, तो इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में ही माइनस कर दिया। 12 लाख में से आपका अगर 96,000 का प्रॉफिट है, तो बाकी क्या है, आपकी कॉस्ट है, जिसको आप क्या करोगे, अपनी स्टॉक में से माइनस करोगे, ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो दैट्स इट, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बट आपको इसको जितने भी क्वेश्चंस है और जितनी भी इलस्ट्रेशन है इनकी हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। एंड जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि थोड़े से ट्रिकी हैं, उनको आप मार्क कर लेना एज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि जिसमें कोई ट्रिकी पॉइंट है। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। एंड जब भी आप प्रैक्टिस करो प्लीज मेक श्योर कि आप हैंड रिटन प्रैक्टिस करना एंड कंप्लीट फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग।